नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आओ कक्षा 12 वाले बच्चों, आज बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में हम परागकण के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, परागकण क्या होता है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बीजांड की संरचना। आपको इसमें बता चुके हैं बीजांड क्या होता है, कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बीजांड होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब हम आज परागकण के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए परागकणों को कहाँ बनते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, परागकण के स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल चलेंगे। ठीक है, पहले पार्ट को हम समाप्त करने के कगार पर अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है परागकण। क्या है? परागकण। तो आइए परागकण देखिए। परागकण का जो स्ट्रक्चर होता है ना, परागकण का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, जो परागकण का स्ट्रक्चर होता है एक गोल सी संरचना होती है ना। ये पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर ये हम परागकण बनाने जा रहे हैं। ये परागकण है। ठीक है, इस जो परागकण होता है, इसकी जो भित्ति होती है ना, ये दो स्तर की, इस पर दो आवरण होते हैं, दो आवरण। ठीक है, तो जो ये तो अंदर वाली आवरण ने बना दिया, इसके बाहर भी होता है जो कुछ रुक्ष होता है, मतलब खुरदुरा टाइप रहता है। ये इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो परागकण है ये, इसकी जो दो जर्म लेयर होती हैं और एक जो अंदर वाली है, एक बाहर वाली। तो जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं? अंतःचोल। ये वाली जो है आपकी, इसको हम कहते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं? अंतःचोल। ठीक है, ये अंतःचोल है, या इसको हम कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। लिख दे रहे हैं, इंटाइन। और जो इसके बाहर वाली होती है इसको कहते हैं बाह्यचोल। ये वाली जो है इसको हम कहते हैं बाह्यचोल। अर्थात बाह्यचोल कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। EX आगे क्या होगा? INE। ये हो गया। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो बीच बीच में इसमें छिद्र होते हैं, बीच बीच में ये जो बाहरी आवरण है ना, बाहरी आवरण के बीच बीच में छिद्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? इसको मान लीजिए हम, ये यहाँ पर छिद्र है, इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र, अर्थात जर्म लेयर। क्या कहते हैं? जर्म लेयर। GERM। जर्म पोर कह लेते हैं, जर्म पोर, जनन क्षेत्र है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, क्या भरा रहता है? लिक्विड। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इसके अंदर जो आपका जीवद्रव्य भरा रहता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अंग्रेजी में या हिंदी में इसको जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। ध्यान रखिएगा ये। ओके, यस। ये आपका जीवद्रव्य है जो भरा हुआ है, इसको कहते हैं जीवद्रव्य। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया देखिए, ये बाह्यचोल हो गया या अंतःचोल हो गया,
इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको जीवद्रव कहते हैं, और जहाँ ये बीच बीच में छिद्र होता है उसको हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, और इस पर दो क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। इस पर दो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक बड़ी कोशिका होती है, क्या होती है, एक बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर बड़ी कोशिका बनाए दे रहे हैं, ये बड़ी कोशिका है, और एक छोटी कोशिका होती है ये। ठीक है, एक बड़ी कोशिका हो गई और एक छोटी कोशिका हो गई। ठीक है, देखिए आगे। अब ये इतना होने के बाद अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो पराग कण होता है इसका निर्माण होता कहाँ है, पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानी में, है ना। पराग कोश आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी वर्तिकाग्र होता है, ये वाली यहाँ पर। ठीक है, ये स्त्री केसर भाग है, इस पर जो लगे रहते हैं पराग कोश, क्या लगे रहते हैं, पराग कोश। इनमें जो लगे रहते हैं ये पराग कोश। ये पराग कोश क्या होता है ना, पराग कोश का भी हम इसका भी बताएंगे। तो इस पराग कोश के अंदर ही बनते हैं लघु बीजाणु धानी में। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका जो निर्माण होता है वो पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में होता है। नंबर 1 इसको ध्यान रखिए, धानी में होता है। ठीक है, पॉइंट 1। नंबर 2 क्या है, प्रारंभ में यह एक कोश की होता है। ये पराग कण जो है प्रारंभ में एक कोश की होता है, कि बाद में परिपक्व पराग जब ये पराग कण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो यह 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है ना। तो दूसरा चीज क्या है, प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में एक कोश की होता है। ठीक है, प्रारंभ में एक कोश की होता है, किंतु बाद में क्या होता है, जब ये परिपक्व अवस्था आती है तो इसका जो इसका आपका कोशिका है ना प्रारंभ में, तो ये बाद में परिपक्व जो परागकण जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, यूथ अवस्था में आता है, तो यह 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। क्या, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। और यह एक अगुणित संरचना है। क्या, ये इंपॉर्टेंट है, अगुणित संरचना। ये अगुणित संरचना होती है। क्या होती है, अगुणित संरचना होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के दौरान इसका केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में। कौन कौन से भाग में, एक होता है वर्धी केंद्रक, और दूसरा होता है आपका जनन केंद्रक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसका केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है, एक जनन केंद्रक बनता है और एक वर्धी केंद्रक। कुछ समय बाद जनन केंद्रक के चारों ओर, कुछ समय बाद जो अब देखिए यहाँ पर जनन केंद्रक कौन है और वर्धी केंद्रक कौन है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये आपका है वर्धी केंद्र। ठीक है, क्या है, वर्धी कोशिका है, बड़ी वाली कोशिका है, 2 भागों में बढ़ती है, बड़ी कोशिका छोटी कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर जो केंद्रक होगा वो आपको होगा वर्धी केंद्रक। ठीक है, क्या होगा, वर्धी केंद्रक। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो केंद्रक होगा इस छोटी वाली कोशिकाओं में, उसको कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो जनन केंद्रक होता है, जो जनन केंद्रक है, इसके चारों ओर जीवद्रव का एक सघन जीवद्रव जो होता है ना, चारों तरफ इसके जो है सघन, मतलब जैसे ये है ना आपका केंद्रक है जनन केंद्र, इसके चारों तरफ एक सघन जीवद्रव का आवरण बन जाता है। बिल्कुल जीवद्रव काफ़ी इसमें होता है। अब बिल्कुल जैसे ये आपका यहाँ पर जीवद्रव है, ये जनन केंद्रक है, इसके चारों तरफ इस प्रकार जो है बहुत ही क्लोज जीवद्रव एकत्रित हो जाता है।
और प्लाज्मा झिल्ली का आवरण बन जाता है, और इसके चारों तरफ, इस जनन केंद्र के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जनन केंद्र के चारों ओर जीव द्रव्य सघन होता है। नंबर 1 यहाँ से जनन केंद्रक के चारों ओर सघन जीव द्रव्य होता है, सघन जीव द्रव्य होता है। एक पॉइंट ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली का आवरण बन जाता है, और यह अलग कोशिका दिखाई देने लगती है। अब जब इसके चारों तरफ जो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली बन जाएगी तो एक अलग कोशिका दिखाई देने लगती है। ठीक है, और इसके भीतर जीवद्रव्य अधिक गाढ़ा दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, तो जनन केंद्रक है, जो जनन जिससे ये बनी हुई है, जिसके अंदर ये जनन केंद्रक है, उस सेल में जो कोशिका द्रव्य काफ़ी गाढ़ा होता है। वर्धी केंद्रक यहाँ पर यह है। अब इस जो बड़ी वाली कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक होगा उसको हम वर्धी केंद्रक कहते हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, और वर्धी केंद्रक का जो जीवद्रव्य होता है वो कम सघन होता है, मतलब कम गाढ़ा होता है। ठीक है, इसकी तुलना में जनन केंद्रक के चारों तरफ जो भी जीवद्रव्य है उसकी तुलना में इस वर्धी केंद्रक के चारों तरफ जो जीवद्रव्य है वो कम सघन होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो बाह्य चोल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपकी बाह्य चोल है, क्या है, बाह्य चोल, ये बाह्य चोल। ठीक है, ये जो बाह्य चोल है आपका, ये वाला है, इसके चारों तरफ का ये जो बाहरी वाला भाग है, बाह्य चोल क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, नामक कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है NCERT की दृष्टि से। ठीक है, और ये जो स्पोरुलिन पदार्थ होता है, इसी कारण ये जल्दी ना सड़ता है, चाहे जहाँ पड़ा रहे, ना घुनता है ना सड़ता है। और पता है, इस स्पोरुलिन जो आपका कवच है, इसको अपघटित करने के लिए अब तक कोई भी एंजाइम नहीं खोजा गया है। ठीक है, और ये जो है अम्ल, क्षार, ताप आदि से, और ये जो है अम्ल, क्षार, ताप, कीटाणुओं से परागकण की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है ये। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, इसके बाद क्या होता है, जो आवृत्त बीजी होते हैं ना, क्या होते हैं, आवृत्त बीजी, जो यहाँ पर ये आपके जनन क्षेत्र है ना, तो आवृत्त बीजी में क्या होता है, अच्छा बाह्य चोल अभी नहीं बताया ना। ठीक है, बाह्य चोल तो हो गया आपका। अंतःचोल, अंतःचोल जो होता है ना, ये वाला ये पोर्शन, ये वाला जो अंतःचोल होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपका अंतःचोल, ध्यान दीजिएगा, इनको सब एक एक नोट कर लीजिएगा। जो अंतःचोल होता है वो पतला होता है, सतत होता है। क्या होता है, पतला और सतत। पतला सतत मतलब कहीं से काटा फीटा नहीं रहता है, पतला और सतत होता है। और ये खंडित नहीं होता। क्या है, ये खंडित नहीं होता है, कहीं भी जो है खंडित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये वाला बाह्य चोल खंडित था, लेकिन ये खंडित नहीं होता है। और ये जो अंतःचोल है ये बना होता है, और यह किससे बना होता है पता है, ये बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज व पेक्टिन से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इतना ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इनके अंदर जो दो कोशिकाएं पाई जाती है तो हो गया आपका। जो बड़ी कोशिका होता है, जो बड़ी कोशिका है उसमें वर्धी केंद्रक होता है। इसका जीव द्रव्य पोषण से संबंधित होता है, और इसका जो जीव द्रव्य होता है ये पोषण से संबंधित होता है ना। किसका, बड़ी कोशिका का।
वर्धी केंद्रक यानी बड़ी कोशिका, यहाँ नोट कर लेते हैं हम, क्या करते हैं नोट। जो बड़ी कोशिका का जीवद्रव्य है ना, बड़ी कोशिका का जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य वो क्या होता है, पोषण से संबंधित, इम्पॉर्टेंट यहाँ पोषण से संबंधित होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखिएगा, संबंधित होता है। ठीक है, चलिए ओके, बहुत अच्छे। और यह वर्धी केंद्रक धीरे धीरे, और ये जो वर्धी केंद्रक है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। वर्धी केंद्रक धीरे धीरे, आपका वर्धी केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये विलुप्त हो जाता है, होता है। ठीक है, जनन कोशिका, इसके बारे में जो बात करी, जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, छोटा केंद्रक होता है, जिसमें जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यह जनन केंद्रक जब परागकण का अंकुरण होता है, अब जो ये जनन केंद्रक है, जब ये जनन केंद्रक की बात थोड़ा सा देख लीजिए भाई, लिख लीजिए, इसको भी लिखेंगे तो आप भी नोट कर लेंगे। जो जनन केंद्रक होता है ना, परागकण का अंकुरण होता है इसी से, है ना। यह जनन केंद्रक जब परागकण का अंकुरण, जब परागकणों का इनका अंकुरण होता है ना, तो उस दौरान यह अंकुरण नाल का निर्माण करता है, अंकुरण नली का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ये जो आपको जनन केंद्रक है ना, ये वाले जो जनन केंद्रक है, जब परागकण का अंकुरण होता है तो उस दौरान यह अंकुरण नली में समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है ये भाई बताइए, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, और दोनों नर युग्मक बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और दोनों नर, यहाँ से अंकुरण होगा, ठीक है, फिर अंकुरण बाद में बताएंगे, और दोनों नर युग्मक कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमने आपको कल बताया बीजांड के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, और दोहरा निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, दोहरा निषेचन अर्थात सत्य निषेचन क्या करते हैं, सत्य निषेचन की क्रिया करते हैं, और त्रिक संलयन की क्रिया में भाग लेते हैं। सत्य निषेचन तथा त्रिक संलयन की क्रिया में भाग लेते हैं, त्रिक संलयन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये रहा आपका परागकण के विषय में। ठीक है, तो इस परागकण को अच्छे से समझ लीजिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ वीडियो रोक लीजिएगा। ठीक है, परेशान मत होइए कि बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग जान ही गए होंगे, काफ़ी आपने सपोर्ट किया, और.c.singh, और व्हाट्सएप नंबर 9554628830। ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।